नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में। आज की वीडियो में हम MHD 24 की इकाई 1 मध्य युगीनता की अवधारणा रीतिकाल के संदर्भ में इसकी प्रस्तावना के बारे में जानेंगे। बिना देरी किए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसकी प्रस्तावना। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य में रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल के भीतर रखते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ये जो रामचंद्र शुक्ल है, इन्होंने एक इतिहास ग्रंथ लिखा जिसका नाम था हिंदी साहित्य का इतिहास। जब इन्होंने इसका काल विभाजन किया तो इसके काल विभाजन में इन्होंने रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल के भीतर रखा था और इसका समय इन्होंने संवत 1700 से 1900 तक यानी लगभग 200 वर्षों का निश्चित ये करते हैं। इन्होंने जब अपना इतिहास ग्रंथ लिखा और जब उसका काल विभाजन किया था तो उसका जो समय रखा इन्होंने वो रखा इन्होंने संवत में। तो इसी तरह रीतिकाल का समय रखा 1700 से 1900। अगर हम इसको लगभग वर्षों को देखें तो इसमें 200 वर्षों का समय ये ले लेते हैं। इसे सन में बदलने पर यह समय 1643 से 1843 तक ठहरता है। अब यहाँ पे ध्यान दें, ये जो समय है 1700 से 1900 तक का, ये संवत में है। जब हम संवत को ईस्वी में बदलते हैं तो ये हो जाता है 1643 से 1843। तो ये इन्होंने रीतिकाल का समय दिया। इस 1843 को बढ़ाकर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तक सन 1857 तक किया जा सकता है। इस काल को शुक्ल जी कला की दृष्टि से प्रौढ़ता के अंतर्गत मानते हैं। प्रौढ़ता का मतलब होता है जहाँ पर पूरी तरह ये विकसित हो चुका हो। तो यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं जो रीतिकाल था, अगर हम इसको कला की दृष्टि से देखें तो ये प्रौढ़ता यानी कि ये उस काल में आता है जहाँ पर काव्य जो था वो बहुत विकसित हो चुका था। जब चिंतामणि त्रिपाठी ने लक्षण ग्रंथों की रचना की। अब ये चिंतामणि त्रिपाठी जो है ये रीतिकाल के कवि हैं, ठीक है। इन्हें रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के अंतर्गत लिखा और ये प्रौढ़ता का समय इसको तब तक मानते हैं जब चिंतामणि त्रिपाठी ने लक्षण ग्रंथों की रचना की। लक्षण ग्रंथ होते हैं जब हम नियमों में बंध कर रचना करते हैं जिसकी, तो उसे कहते हैं लक्षण ग्रंथ। इससे पूर्व कृपाराम ने रस निरूपण कर रखा था। कृपाराम जो है ये भी एक रीतिकाल के कवि हैं। तो चिंतामणि त्रिपाठी से पहले कृपाराम ने जो है रस निरूपण कर रखा था। रीतिकाल में शुक्ल जी मुसलमानी राज्य की दृढ़ता को आवश्यक संदर्भ मानते हैं, जिसके कारण हिंदी कविता पर फारसी भाषा और साहित्य का असर पड़ा, ठीक है। इसमें ये बता रहे हैं कि जो रीतिकाल का समय था उस समय ये मानते हैं कि जो मुसलमानी राज्य था वो बहुत हावी हो चुका था और इसकी वजह से उस समय जो कविता थी ये फारसी भाषा में हो रही थी, क्योंकि मुसलमानों की जो भाषा थी वो फारसी भाषा थी और इसका असर साहित्य पर भी पड़ा। साहित्य भी जो था वो फारसी भाषा में लिखा जाने लगा, किंतु इसका विस्तृत विश्लेषण नहीं किया जा सकता। हिंदी में यह काल रीति ग्रंथों के निर्माण का काल रहा। हालांकि भक्ति के कुछ प्रभाव इस काल में देखे जा सकते हैं। यह रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि ये जो काल था रीति काल, अगर हम इसे देखें तो ये इसमें जो था रीति ग्रंथों का निर्माण होता था। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि उस समय भक्ति काव्य नहीं था। भक्ति का भी उस टाइम कुछ प्रभाव था और भक्ति काल की कुछ रचनाएं भी इसमें देखी जा रही थी। लेकिन अगर हम पूर्ण रूप से देखें तो ये विशेषता जो है ये रीति ग्रंथों के निर्माण का काल था। आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में रीतिकाल के अंतर्गत लगभग 103 कवियों का विधिवत परिचय दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए जो रामचंद्र शुक्ल थे इनका जो इतिहास ग्रंथ था उसका नाम था हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें जब इन्होंने रीतिकाल का वर्णन किया और उसमें कवियों की संख्या दी तो इन्होंने बताया कि रीतिकाल में लगभग 103 कवि थे। इसमें से 57 रीति ग्रंथाकार कवि और 46 रीतिकाल के अन्य कवि शामिल किए गए। अब इसका भी 103 का भी इन्होंने दो विभाजन करके दिया। एक में दिए 57, ये वो थे जो रीति ग्रंथ लिखते थे यानी कि जो नियमों में बंध कर रचनाएं करते थे, और जो 46 थे वो अन्य थे, ये वो थे जो रीतियों में बंध कर रचना नहीं करते थे। आगे देखें। इनमें से शुक्ल जी 53 कवियों का संबंध राज्य दरबार या किसी न किसी रईस से बताते थे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 53 कवि थे ये ऐसे कवि थे जो किसी ना किसी राजा के महल में रहते थे या फिर किसी अमीर आदमी की मदद से जो है अपनी जीविका चलाते थे। कुछ कवि स्वयं राजा थे, यानी कि रीतिकाल में कुछ ऐसे राजा भी हुए जो कवि खुद ही थे, वो खुद ही कविताएं लिखते थे। इनमें से किसी का भी मुगल दरबार से सीधा कोई संबंध नहीं था और रीतिकाल के जो भी कवि थे उनका सीधा संबंध जो है
मुग़ल दरबार से नहीं था। जिन कवियों का दरबार से कोई संबंध नहीं था उनमें से कुछ भक्त कवि थे। किसी के बारे में शायद शुक्ल जी को कोई जानकारी नहीं थी। ठीक है, इसमें बताया कि जिनका मुग़ल दरबार से कोई संबंध नहीं था वो उनमें से कुछ ऐसे कवि थे जो भक्त कवि भी थे, लेकिन इनके बारे में जो है रामचंद्र शुक्ल जी को कोई ख़ास जानकारी नहीं थी। आगे देखें, काल का प्रारंभिक विभाजन अतीत और सतत वर्तमान के बीच हुआ। यानी कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो लोगों ने इस समय को सिर्फ दो हिस्सों में देखना शुरू किया था। एक था अतीत यानी कि वह जो बीता हुआ समय था, और दूसरा वर्तमान यानी कि जो अब चल रहा था। यह चेतना सबसे पहले विकसित हुई थी, सबसे पहले ऐसा ही माना गया। इसके बाद व्यवस्थित रूप से जब काल का विभाजन हुआ, इस काल के रूप में हुआ कि इसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य इन तीनों को शामिल किया गया। इसमें क्या कह रहे हैं, पहले तो इन्होंने इस काल का विभाजन अतीत और वर्तमान के बीच किया, लेकिन जब व्यवस्थित रूप से इसका विभाजन करने की बात आई तब इसको बहुत गहराई से सोच समझकर, इनके बारे में जानकर इस समय का जो विभाजन है वो 3 भागों में कर दिया गया, एक अतीत में, एक वर्तमान में और एक आने वाले समय में। यदि मध्यकाल की दृष्टि से इसे कहना चाहे तो इसे रूप में भी कह सकते हैं। ठीक है, किस रूप में कह सकते हैं, एक तो प्राचीन काल, एक मध्यकाल और एक आधुनिक काल। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने इतिहास के हिसाब से इसे समूह में बांट दिया, जिसका नाम इन्होंने दिया मध्यकाल, प्राचीन काल और आधुनिक काल। दरअसल मध्यकाल की धारणा आधुनिक काल के अस्तित्व में आने के बाद सामने आई। इसमें वो कह रहे हैं कि जो मध्यकाल था, असल में मध्यकाल जैसा कोई शब्द अभी तक प्रचलित ही नहीं था, जब तक कि नया ज़माना यानी कि आधुनिक काल शुरू नहीं हुआ था। और जब नया समय आया तब पुराने समय को 2 हिस्सों में बांटने की ज़रूरत महसूस हुई। आधुनिक काल के बाद विचारकों की समझ में आया कि अतीत के 2 भाग हैं, प्राचीन काल और मध्यकाल। वही बता रहे हैं कि पहले तो इतनी समझ नहीं थी, लेकिन बाद में जब आधुनिक काल आया तो समझ आई कि अतीत को भी जो है 2 कालों में बांट कर देखना चाहिए, एक प्राचीन काल और दूसरा मध्यकाल। वर्तमान काल आधुनिक काल है, अभी का जो काल चल रहा है वो आधुनिक काल के अंतर्गत आता है, जो इन पूर्ववर्ती दोनों कालों से भिन्न है। ठीक है, ये जो आधुनिक काल है ये अपने पूर्ववर्ती काल कौन कौन से, एक प्राचीन काल और एक मध्यकाल, इन दोनों से बिल्कुल भिन्न है। कौन सा काल, आधुनिक काल। आगे देखते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास दर्शन में मध्यकाल की कोई अवधारणा नहीं थी। यानी कि अगर हम पुराने समय की बात करें तो पुराने समय में जो भारत के लोग थे वो उस समय को प्राचीन या मध्य में बांटते नहीं थे, उनके पास ऐसा कोई शब्द ही नहीं था, ना ही ऐसा कोई आइडिया था। यह अवधारणा जो थी ये पश्चिम से आई थी। कहाँ से आई, पश्चिम से, जिसका एक निश्चित अर्थ होता है और संदर्भ भी है। भारतीय चिंतन में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का ही मान्य है। यहाँ पे बता रहे हैं कि जो मध्यकाल शब्द है ये सबसे पहले आया पश्चिम देशों से, यानी जैसे कि यूरोप से, जहाँ समय को एक बहुत ख़ास तरीके से समझने के लिए इस शब्द का जो है इस्तेमाल होता था। और हमारे भारत की जो पुरानी सोच थी उसके हिसाब से अगर हम समय को भागों में बांटें तो हम उसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन सब युगों में बांटते हैं। इन कालों को भारतीय चिंतक पतोन्मुख कालों के रूप में देखते हैं। यानी कि जो हमारे विद्वान हैं वो मानते हैं कि जैसे जैसे एक युग खत्म होकर दूसरा युग आता है वैसे इंसानों की अच्छाई और नैतिकता में भी थोड़ी कमी यानी कि पतन आने लगता है। फिर यह चक्रवार धारणा है, कलयुग के समाप्त होने के बाद पुनः सतयुग होता है, ऐसा विश्वास किया जाता है। ठीक है, ये सब ऐसा माना जाता है। आगे देखते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब ये एक आलोचक और इतिहासकार है, जैसे रामचंद्र शुक्ल थे ऐसे ही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इन्होंने भी अपने इतिहास ग्रंथ लिखे, इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे थे। अब इनके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है सन 1965 में भारतीय पंचांगों की गणना के अनुसार बताया, किसके अनुसार बताया, भारतीय पंचांगों की गणना के अनुसार। और इन्होंने ये बताया कि कलयुग के जो 5066 वर्ष है वो बीत चुके हैं। आगे वो कहते हैं इसका प्रारंभ कब हुआ, इस विषय पर दार्शनिकों में थोड़ा बहुत मतभेद है। कुछ लोग महाभारत के युद्ध के अंत में और कुछ लोग श्री कृष्ण के तिरोभाव के बाद और कुछ लोग जो है वो द्रौपदी के तिरोभाव के बाद कलयुग का आरंभ मानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो ये जो मध्यकाल का समय है इसी कलयुग के बीच का ही समय है और आधुनिक युग भी कलयुग ही है। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है इन्होंने क्या किया, इन्होंने कैलेंडर के हिसाब से जो है गणना की और उस गणना के बाद इन्होंने बताया कि जो कलयुग शुरू हुआ ये
66 वर्ष पहले हुआ था। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत की सोच के हिसाब से, जिसे हम मध्यकाल या फिर आज का जो हम नया समय कह रहे हैं, ये सब असल में क्या है, ये कलयुग के अंतर्गत ही आता है। आगे है, जहाँ तक यूरोपीय इतिहास का प्रश्न है, यूरोपीय इतिहास में मध्यकाल का जो समय है वो रोमन साम्राज्य के पतन यानी कि सन 776 ईस्वी, जिसमें जो है कस्तुनतुनिया के तुर्कों के अधिकार तक का काल है, ये इन्होंने बताया यूरोपीय इतिहासकारों के हिसाब से। इसके बाद इटली का जो पुनर्जागरण होता है और धीरे धीरे यूरोप आधुनिक काल में प्रवेश कर जाता है। आगे देखते हैं। इस कालखंड की दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय इतिहास में यूरोप के समानांतर मध्यकाल मानने में दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जैसे ये जो समय है ये यूरोप में भी था, वैसे ही ये भारत में भी रहा। तो ऐसा कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यूरोप के जो मिडिल एज और भारत का जो मध्यकाल की तुलना अगर हम करें तो इसमें थोड़ा बहुत हमें उलझन भरा महसूस होता है। आगे है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतीय इतिहास में मध्य युग के कालखंड पर विचार करते हुए लिखा। यानी कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, इन्होंने मध्यकाल का जो कालखंड किया उस पर अपना विचार किया और फिर उन्होंने बताया कि आधुनिक विद्वान 8वीं शताब्दी को भारतीय साहित्य के स्वर्ण युग की अंतिम सीमा मानते हैं। यानी कि जो आज के जो जानकार हैं, जो विद्वान हैं, वो किसे मानते हैं, वो 8वीं शताब्दी का जो समय है, यानी जब से भारत के पुराने और सुनहरे साहित्य का दौर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। हमने देखा कि कली काल में जमकर बैठने का काल भी लगभग यही है और यहीं से भारतीय इतिहास का टीका युग शुरू होता है। जैसे ही आधुनिक पारिभाषिक शब्दावली में मध्य युग या मध्यकाल कहा जाना चाहिए। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि ये वह समय था जब कलयुग का प्रारंभ हुआ और पूरी तरह से जमने लगा। अगर हम 8वीं शताब्दी के आसपास से ही टीका युग शुरू हुआ है ऐसा मान लें, जहाँ नए ग्रंथ लिखने के बजाय पुराने ग्रंथों की व्याख्या होती थी और उसका मतलब समझाना ज़्यादा ज़रूरी समझा जाता था, तो इसी समय को जो है आज के शब्दों में हम असली मध्यकाल या मध्य युग कह सकते हैं। फिर इस लंबे काल के भी 2 हिस्से हुए। कौन कौन से? एक है 8वीं शताब्दी का काल जिसे हम पूर्व मध्य युग कहते हैं, और फिर इसके बाद है 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक का काल जिसे हम उत्तर मध्यकाल कहते हैं। आगे देखें, भारतीय इतिहास में प्राचीन काल में हिंदू राजाओं का शासन था और इसके बाद मध्यकाल में मुस्लिम शासकों का साम्राज्य था और आधुनिक काल में जो है अंग्रेजों का राज था। ठीक है, यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भारत में जो पुराना समय था उस समय जो मुख्य रूप से जो है हिंदू राजाओं का समय वो माना जाता था। इसके बाद क्या हुआ, जब मध्यकाल आया तो भारत में जो मुस्लिम सुल्तानों का और बादशाहों का शासन रहने लगा। फिर इसके बाद एक नया समय आया, वो था आधुनिक काल का समय, और उस काल में जो है भारत पर अंग्रेज़ों का अधिकार था। अतः कुछ लोग इसे हिंदू राज, मुस्लिम शासन और ईसाई शासन के रूप में भी देखते हैं। इस तरह भारतीय इतिहास की व्याख्या भी यूरोपीय व्याख्या के अनुरूप होने लगी। यूरोप में प्राचीन युग यूनानी रोमन साम्राज्य का था, बाद में मध्यकाल अंधकार युग कहलाया। इसके बाद पुनः इटली के पुनर्जागरण से आधुनिक समय का प्रारंभ हुआ जो अब उत्तर आधुनिक काल तक चला गया है। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कुछ विद्वान जो है वो इतिहास को राजाओं के धर्म से पहचानते हैं। कैसे? जैसे ये पुराने समय को हिंदू राजा का समय मानते हैं, फिर बीच के समय को ये जो है मुस्लिम राज का समय मान लेते हैं, और ऐसे ही जो नया समय आया उसे ये अंग्रेज़ों या ईसाइयों के राज के अकॉर्डिंग मानते हैं। इसका मतलब ये था कि हम भी जो है अपने इतिहास को इसी तरह देखने और समझने लगे थे जैसे कि यूरोप लोग अपने इतिहास को समझते हैं। और यूरोप के इतिहास में जो पुराने समय को यूनानी रोमन कहते थे। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद वाले समय को अंधकार युग कहा जाने लगा, क्योंकि उस समय वहाँ ज्ञान और तरक्की रुक गई थी। फिर इसके बाद इटली में एक नई सोच और कला की शुरुआत हुई जिसे जो है पुनर्जागरण कहा जाने लगा, और यहीं से जो नया समय है यानी आधुनिक काल है वो शुरू हुआ, और ये जो आधुनिक काल है ये आज तक चल रहा है। आगे देखें, हजारी प्रसाद द्विवेदी की दृष्टि से देखा जाए तो हिंदी साहित्य भारतीय इतिहास के मध्य युग से प्रारंभ होता है।
और वहीं से लगभग उत्तर मध्ययुगीन काल से, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल कहते हैं, उसे द्विवेदी जी नहीं मानते। हिंदी साहित्य के इतिहास का आदिकाल भी भारतीय इतिहास के मध्यकाल का ही हिस्सा है। 14वीं से 18वीं शताब्दी के भीतर भी भक्ति काल आता है। भक्ति काल में जो है सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास और जायसी जैसे कवि हुए, जिनका हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पे बता रहे हैं कि जो द्विवेदी जी हैं, इनका मानना है कि हिंदी साहित्य की जो असली शुरुआत हुई थी वो भारत के मध्यकाल से होती है। मध्यकाल में भी ये खासकर उसके बाद वाले हिस्से से इसकी शुरुआत मानते हैं, जिस समय को शुक्ल जी ने आदिकाल नाम दिया था। द्विवेदी जी ने क्या किया, द्विवेदी जी ने उस नाम और उस समय को एक अलग तरीके से देखा। ठीक है, उनके अनुसार क्या था, हिंदी का जो शुरुआती समय था, जिसे रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल, वीरगाथा काल का आदिकाल कहा, वह असल में क्या था, वह भारतीय इतिहास के बड़े मध्यकाल का ही एक भाग था। और 14वीं से 18वीं शताब्दी के बीच का जो समय था, वह असल में क्या कहलाया, भक्ति काल। और इसी भक्ति काल में हमें सूरदास और तुलसीदास जैसे महान कवि देखने को मिलते हैं, जिन्होंने ऐसी कविताएं लिखी जो आज के समय में भी बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत मशहूर है और हिंदी साहित्य में अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आगे आते हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 12वीं शताब्दी से भारत में सौदागिरी पूंजीवाद काल का काल घोषित करते हैं। इस दृष्टि से यह आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। काल की दृष्टि से रीति काल भी आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। यहाँ द्विवेदी जी और शुक्ल जी से अलग डॉक्टर रामविलास शर्मा ये संपूर्ण हिंदी साहित्य को आधुनिक काल के भीतर ही गिनते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। इनका मानना है कि जो 12वीं शताब्दी से ही भारत में क्या था, व्यापार और पैसों का एक नया सिस्टम शुरू हो गया था, जिसे हम पूंजीवाद कहते हैं। इस सोच से अगर हम देखें तो भारत में जो है नया ज़माना यानी आधुनिक काल की आहट बहुत पहले से ही यहाँ पर मिल गई थी। और जो डॉक्टर रामविलास शर्मा है, ये रीति काल को भी आधुनिक काल का ही हिस्सा मानते हैं। जहाँ तक शुक्ल जी और द्विवेदी जी के इतिहास की बात करें तो ये इतिहास को अलग अलग टुकड़ों में बांटते हैं। वहीं डॉक्टर रामविलास शर्मा जो है, उनका मानना ये है कि जो पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास है, असल में ये सभी जो है आधुनिक काल की ही देन है। आगे देखते हैं। तो इसी के साथ ये जो था, इस यूनिट में जो हमें प्रस्तावना दे रखी थी, ये हमारी पूरी हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे आगे की टॉपिक को लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।